बिहार में फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज होने लगी है। पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के आदेश पर विशेष समकालीन अभियान में कुल 18 कुर्की जब्ती का निष्पादन किया गया। बता दें कि भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत ने भी कई अपराधियों की संपत्ति कुर्की का टारगेट तय किया है। इसी कड़ी में आज जोगसर थाना क्षेत्र में फरार अभियुक्त वीरेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस के विरुद्ध न्यायालय से निर्गत कुर्की आदेश के आलोक में भागलपुर पुलिस उपाधीक्षक नगर अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एवं विधि व्यवस्था अंचल पुलिस निरीक्षक जोगसर थाना अध्यक्ष एवं दलबल के साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। गौरतलब हो कि भागलपुर पुलिस की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है। कई अपराधी आत्मसमर्पण करने लगे हैं। पुनः आप लोगों को ये ताकीद किया जाता है, ये सूचित किया जाता है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में एक कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें आपसे अनुरोध है कि इस पूरे कार्रवाई में जोगसर पुलिस को सहयोग करेंगे। आप सभी से अपील है कि एक तरफ हो जाए। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जो न्यायालय से निर्गत हुआ है कुर्की के आदेश, उसके आलोक में कार्रवाई हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि एक तरफ हो जाए और इसमें पुलिस का सहयोग करें। अगर इस कार्रवाई में अगर विरोध करते हैं या व्यवधान डालते हैं तो सरकारी कार्य में बाधा डालने, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अनुरोध है कि आप सभी इसमें सहयोग करें। इस प्रक्रिया में जोगसर पुलिस को सहयोग करें। आप सभी से अनुरोध है कि पूरी प्रक्रिया में सहयोग करें। पुलिस कर्मी से दिया जाता है कि आप तरीके से इस पूरे कार्रवाई को संपादित करें। ये वीरेंद्र सिंह प्रिंस नाम के अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध 1994 में केस दर्ज हुआ था। उनके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया गया था माननीय न्यायालय से और इश्तिहार की कार्रवाई भी इनके घर पे चिपकाया जा चुका है पूर्व में। और अभी माननीय न्यायालय से उनके विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत हुआ है, जिसके आलोक में पूरे जोगसर थाना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब हैं और SHO हैं यहाँ जोगसर और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर हैं। तो इन सब और पूरा हमारे साथ आप देख रहे हैं पूरा टीम है, दंगा फोर्स है, CIT है और थाना के बल है। इन सब के द्वारा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है एक न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक आदेश के तहत हो रहा है और विधिवत तरीके से की जा रही है। जो भी सामान यहाँ पे जब्त होगा उसकी विधिवत उसकी जब्ती की जाएगी, वीडियोग्राफी होगी और इसी संबंध में आज ये पूरी कार्रवाई की गई। सहयोग मिला सर? हाँ, उनके द्वारा बताया गया तो उनको पूर्व में भी समय दिया जा चुका था। 2 घंटा से पहले से SHO भी यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्हों से बातचीत हुई है। जॉइंट फैमिली जो भी चिन्हित किया गया है उनका जो भी रहने का जगह है, जो भी सामान है उन्हीं की जब्ती हो रही है। जॉइंट फैमिली भी है। जो मैंने क्या बताया कि जो चिन्हित किया गया है उनका जगह, उनका सामान, जो भी अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति उन्हीं की जब्ती है। जो भी कार्रवाई हो रही है विधिवत तरीके से। क्या नाम था सर? वीरेंद्र सिंह प्रिंस। बिहार के भागलपुर जिला में आज हजारों बुनकरों ने अपना कामकाज ठप रखा। साथ ही रेशम के धागों को अलग पहचान दिलाने वाले बुनकरों के हक की लड़ाई के लिए विशाल आम सभा की। रेशमी शहर भागलपुर के चंपानगर स्थित मदनी नगर मैदान में अपना कामकाज बंद रख सैकड़ों बुनकर एकजुट दिखे। मौका था 38वां बुनकर शहादत दिवस का। वहीं बुनकर संघर्ष समिति की ओर से रविवार को मदनी नगर मैदान में आयोजित सभा के दौरान कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं अध्यक्ष निजाहत अंसारी, महासचिव अशफाक अंसारी, नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, अयाज अंसारी, भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, जियाउर रहमान, पार्षद जाबिर अंसारी, सैफुल्ला अंसारी, अलीम अंसारी, RJD नेता चंद्रशेखर, मोहम्मद चांद, शहादत हुसैन, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी, समाज सेवी एनुल हुदा, जुम्मन अंसारी, जीनी हमीदी, मिंटू कलाकार, काबुल, तकी अहमद जावेद समेत दर्जनों लोगों ने शहीद बुनकर शशि, जहांगीर और गंगा प्रसाद को पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही उनकी शहादत को याद करते हुए बुनकरों के उत्थान और शिक्षा पर
चर्चा की। वहीं आयोजन की सफलता पर शिवशंकर, प्रदीप, एयाज, कलीम अंसारी, सिकंदर आजम, अब्दुल करीम और अन्य लोगों ने चर्चा की। अपने संबोधन में निजाहत अंसारी ने कहा कि बदतर स्थिति के कारण आज बुनकर पलायन कर रहे हैं। बाजार का दबाव अलग है, बिजली में छूट भी नहीं मिल रही है और सरकार की नीति भी सही नहीं है। सरकार बिजली की कीमत में इजाफा कर रही है, जिसका सीधा असर बुनकरों के काम पर पड़ रहा है। सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बुनकरों को बिना शैक्षणिक योग्यता के योजना का लाभ देने, बुनकर क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल देने, बुनकरों के उत्थान के लिए रोड मैप बनाने सहित 11 सूत्री मांग को रखा गया। देखिए 38वें शहादत दिवस पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने क्या कुछ कहा। बात वहां से शुरू होती है इस बुनकर समाज की। मैं भी एक बुनकर का बेटा हूं और जो आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। जब यहाँ मुझे दावत दी गई तो कहा गया कि सरकार के खिलाफ यहाँ पे बातें होती है, पर मैं सोचने पे कासिर हो गया कि मैं जरूर इस शहादत दिवस में मैं शिरकत करूंगा और जो आप लोगों की परेशानियां हैं, जो दुख है, मैं उनको करीब से देखा। हमने बनारस में, टांडा में, मऊ में, खैराबाद में, कुशीनगर में, खलीलाबाद में, नगीना में, बिजनौर में अक्सर हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। जब पूर्व में 2000 यूपीए की सरकार थी, उस समय भी हम लोगों ने जब किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ हो गया था, तो 1200 करोड़ रुपए माफ कराने के लिए हम लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसमें कुछ आंशिक कुछ लाभ भी हुआ। पर जो कुछ भी, मैं ये नहीं कहता मैं आप लोगों के बीच में यहाँ किसी पार्टी का सदस्य बनकर के नहीं, आपका बेटा बनकर के यहाँ पे आया है और मैं आप लोगों की दुख दर्द को समझता हूँ। मेरे भी फोर्ट फादर बुनकर रहे होंगे, पर हम लोगों के पे अभी मैं सीमांत वाला हूँ। यहाँ 4 रीजनल हैंडलूम यूनियन है, सिवान का है, मधुबनी का है, भागलपुर का है, नालंदा का है। पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की संघर्ष की कहानी जो हमने ढाका की मुल्क नीति कभी जिसमें काटी गई थी हमारी, हम लोगों ने लगातार, हम लोगों को अपना इतिहास देखना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। जोश मलिहाबादी ने हमारे लिए कहा था कि लुटते फिरते थे जब तुम सरबराह फिर रही थी दौलत हिंदुस्तान, दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, सरबराहों से गढ़ों को काटते फिरते थे। सनत हिंदुस्तान पर मौत की छाई हुई, मौत भी कैसे तुम्हारे हाथ की लाई हुई। 1857 से लेकर के आजादी के समय तक हमने यहाँ की मिट्टी से प्रेम किया, जिन्ना के टूरिज्म थ्योरी का विरोध किया। अब्दुल करीम अंसारी के नेतृत्व में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में हमने इस मिट्टी से प्यार किया। यही हमारा वतन है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपकी मांगे देखी है, मैं यहाँ पे आपके जो भी संघर्ष समिति के साथी है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के पुल बनने का काम करूंगा, सरकार के बीच और आप लोगों के बीच पुल बनने का काम करूंगा। जिस तरह से किसानों को दिया जाता है सुविधाएं, उसी तरह से आपको मिलना चाहिए। पर मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि मसला जो कुछ और होता है, आपको उलझाया कहीं और होता है। अभी एक साहब बोल रहे थे कि किसी के साथ रहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पर बताना चाहता हूँ कि अमन में आप रह रहे हैं, चैन में आप रह रहे हैं, सुकून में आप रह रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं होता है। जो सारी योजनाएं चलती है, किताबों की हो, चाहे कॉपी की हो, साइकिल की हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है, सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं। आप लोग जानिए और पहचानिए, मेरे बातों में भी आप मत आइए, पर आकलन कीजिए कि आपका सच्चा हमदर्द कौन है, कौन आपके लिए काम कर सकता है। यहाँ के सैनिकों के लिए
मैं कहना चाहता हूं आप लोग उस नसीब है कि खून में डूबे हुए इतिहास के पन्ने एक अमानत है, जहाँ उन पर राष्ट्र व बलिदान उन पर छाया है, लेकिन इतना याद रहे जो ये शहीद है अपनी जान आपके मुस्तकबिल के लिए गवा है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज के मुख्य धारा में जुड़िए, और जो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि बुनकरों को भुखमरी है, और उसके अलावा सरकार कुछ न कुछ आपको देती ही आती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो आपके साथ वादा किया था कि 75% आप दीजिए, 25% हम देंगे, और वक्त की नजाकत को देखते हुए हमको ट्रेन भी पकड़ना है, पर आप लोगों को यहाँ पे मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूँ, और आप लोग एक बारी जितनी तादाद में यहाँ पे है उतनी तादाद में पटना भी आइए। उससे पहले आपके डेलीगेट को मैं कोशिश करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो पास आपकी जितनी मांगे हैं मैं मांगों को रख दूंगा, और आपका जो डेलीगेट आएगा वो लोग आएगा। पर एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, आपकी इतनी बड़ी आबादी है, बिहार में एक इंसान हाल नहीं है, एक कंधा नहीं है जो आप सौदा करके रह सके, उस पर ध्यान दीजिए, और उसकी डिमांड भी आप लोग कीजिए कि आखिर ऐसे क्या है कि जातीय जनगणना में हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, तांती और बुनकर है। मुझे बड़ी गर्व से लगता है कि भागलपुर में तांती और बुनकर अंसारी की एकता, मजबूत एकता है। ये साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही आपके लिए आने वाली नस्लों के लिए उनका बेहतर भविष्य बनेगा। और मैं यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सब देख सकते हैं कि हमारे बिहार का बाहर अदर स्टेट में सारे जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, हमारे बगल का बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सारे जगह बॉर्डर इंडस्ट्री डेवलप करता है, क्योंकि वहाँ के सरकार सारे सब्सिडी दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे को पढ़ने के लिए जो है स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि वहाँ के जो है सारे सुविधा वहाँ दिया जा रहा है, लेकिन हमारे स्टेट के अंदर में सारे सुविधा नहीं दे रहे। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट यहाँ करते हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट की जरूरत है यहाँ पर। अगर यहाँ पर अगर जहाज होता है तो यहाँ के जो है डेपो जहाज सबसे ज्यादा होता है। यहाँ के एजुकेशन यहाँ सबसे कॉलेज होना चाहिए बच्चे को, जो है यहाँ पर एजुकेशन स्कूल होना चाहिए। यहाँ के सारे भागलपुर से ज्यादा तो वो है उनसे जोड़ा जाए यहाँ पर, तभी यहाँ के जो है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पावर लूम है और बुनकर भाई दोनों को जो इलेक्ट्रिक जो है ज्यादा से ज्यादा उनको जो है फील्ड में किया जाए, या उनको जो है कम से कम चार्ज दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो कमिटी को बुनकर भाई की कमिटी है, बुनकर भाई के मेंबर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज इस तरह के मंच किए हैं, मैं काफी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तो यहाँ पर हर साल अगर इस तरह का प्रोग्राम होगा, सारे लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भागलपुर के अंदर नस्ल का जो है हमेशा जो है डेवलप ज्यादा कर सकता है, और भागलपुर के यहाँ के लोग ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। अब भागलपुर में प्लास्टिक की समस्या खत्म होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल भागलपुर वासियों के लिए एक उपहार के तौर पर केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, हेड संजीव जैन और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव मौजूद रहे। बता दें कि यह कॉलेज भागलपुर के आनंद मार्ग कॉलोनी डीबीसी चौक के समीप अलीगंज में स्थित है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि यह कॉलेज
पटना, हाजीपुर के बाद भागलपुर को सौगात के रूप में दिया गया है। सीपेट के डायरेक्टर अबीत लकड़ा ने बताया कि करीब 40 करोड़ की लागत से बने भवन में कई आधुनिक एवं तकनीकी सुविधा उपलब्ध हैं। मैं अबीत लकड़ा हूं और मैं संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख हूं सीपेट भागलपुर में। क्या ये बिहार का इकलौता है प्लास्टिक से जुड़ा हुआ सीपेट? हाजीपुर था, सेकंड आया है सीपेट भागलपुर और एक और सीपेट आईपीटी भीटा में खुल रहा है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेनिंग वाला ये पहला है या फिर और जगह है? पूरे इंडिया में 47 है। बिहार में? बिहार में ये दूसरा है। इस संस्थान में किस प्रकार की पढ़ाई वगैरह सब? इस संस्था में डिप्लोमा की पढ़ाई होगी भागलपुर में। एनरोल कैसे करेंगे? इसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सीपेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन निकल रहा है। अब हम लोगों को AICTE अप्रूवल मिल गया इस साल और हमने एक बैच भी शुरू कर दिया। हमारा पहला डिप्लोमा का बैच शुरू हो गया। हमें बहुत कम स्टूडेंट्स मिले, 18 स्टूडेंट ही मिले, पर हमने डिप्लोमा शुरू कर दिया यहाँ पे। ये बताएं 60 ये बताइए सर कि इसमें जो बच्चे आएंगे उसका करियर या जो उसकी ट्रेनिंग होगी वो किस तरफ जाएगा? सर आजकल सभी कुछ प्लास्टिक से है। जैसे हम देख रहे हैं माइक्स भी प्लास्टिक है, मोबाइल फ़ोन भी प्लास्टिक है, जो कपड़े हम पहन रहे हैं पॉलिस्टर वो भी है, जूते भी प्लास्टिक्स के हैं, सब कुछ। हेल्थ केयर में ज़्यादातर आजकल प्लास्टिक्स का यूसेज है, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, तो बहुत बड़ा ह्यूज सेक्टर है प्लास्टिक का। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो 3 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, 6 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं या 3 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं या और हायर एजुकेशन वाला, सभी को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी हमारे यहाँ अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक मौका मिला नौगछिया के पास एक शादी समारोह में जाने का, हमारा एक स्टूडेंट का, तो वो हमारे पास आए थे 2022 में पढ़ने के लिए और अभी मिला मैं उनसे। अब पूरा लाइफ चेंज है उनका, इतने स्मार्ट और माइक्रो प्लास्टिक बैंगलोर में काम कर रहे। 27,000 सैलरी मिल रहा है, जो शायद हमारे कुछ टेक्नीशियन से भी कुछ लोगों उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो भारत सरकार के मंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया, तो पूरा मैसेज क्या है आपके इस इलाके के लिए? हमारा सीपेट में डिप्लोमा का पढ़ाई होगा, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने का, और हमारा टेक्निकल सर्विसेज है। टेक्निकल सर्विसेज में हमारे पास मशीन्स हैं प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो लोगों को अभी जागरूक बनाना है कि वो मशीन्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और नए एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमारा मशीन को यूटिलाइज करके वो नए एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। क्या हो सकता है इसका बेनिफिट? ये मैं कह सकता हूँ कि शहर मेरा और भी खूबसूरत और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है साफ सफाई में सबसे बड़ा हडल है, क्योंकि यह न गलता है न सड़ता है, और ये एक शहर का बहुत बड़ा न्यूसेंस है। कोई भी नाला देखिए, रोड साइड में देखिए, तालाब देखिए, सारे प्लास्टिक उपलाता रहता है। अगर ये खुल गया और जिस तरह से मैडम ने कहा कि मैं अपने शहर के सारे प्लास्टिक को चुनवा कर यहाँ भेज दूंगी, और इतना ही नहीं, आसपास जो नौगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, क्योंकि शहरों में गंदगी बेसी होती है, ये सारे प्लास्टिक अगर यहाँ आ जाएंगे तो अपना भागलपुर तो सुंदर होगा ही, और इसकी प्रेरणा जो है अन्य आसपास के शहरों में जाएगा, और ये समझते हैं कि बिहार को खूबसूरत और सुंदर बनाने का काम ये इंस्टीट्यूट करेगा। आज मैं यहाँ सीपेट कॉलेज के उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सबसे पहले मैं संयुक्त रूप से भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे भागलपुर शहर में सीपेट की स्थापना कराई है, और आज जो इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा ये बता दीजिए। ये सीपेट कॉलेज का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत अवेटेड ये इंस्टीट्यूट था इस शहर के लिए। इस शहर को ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के कई जिलों के लिए ये अवेटेड था। बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा थी। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसका मैनेजमेंट यहाँ पर होगा। हम लोगों को ये लगता था कि ये प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट हम लोग कहाँ कर पाएंगे।
तो उसके लिए अब ये इंस्टीट्यूट आ गया है। मैं मेयर भागलपुर बोल रही हूँ और मैं जो आस पड़ोस के नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, जो भी हैं, मैं सबको इसके साथ जोड़ूंगी और जो भी उनके द्वारा निकलेगा प्लास्टिक वेस्ट, उन सब का मैनेजमेंट मैं यहाँ पे सीपेट कॉलेज के माध्यम से करवाऊंगी। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल और अनुमंडल कार्यालय का गहन निरीक्षण कर विकास और सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डीएम ने अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों की सुविधा, आयुष्मान कार्ड का उपयोग और अनुमंडल कार्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। बिल्कुल, अनुमंडल अस्पताल का भी नवगछिया में हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो काफ़ी पेशेंट हमारे कई जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे और तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी कराया है और साथ ही उन कई इम्पॉर्टेंट वार्ड्स को, खास करके मैटरनिटी वार्ड को हम लोगों ने एक नई बिल्डिंग में जो प्रीफैब है उसमें शिफ्ट कराया है। आप लोग देख भी रहे थे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमने उनको और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दूसरा कि एक हमारा और भी वार्ड बन करके तैयार है, उसमें हमने कहा कि मेडिसिन के पेशेंट को रखा जाए। थर्ड, एक बड़ी समस्या थी कि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए हमारे पास कोई बड़ा कमरा अलग से नहीं था। एक कमरा है, पोस्टमार्टम रूम है, उसी में रखते थे, लेकिन हमने कहा एक कमरा भी अलग से निर्माण किया जाए और उनके अटेंडेंट को रुकने के लिए भी एक शेड निर्माण कर दिया जाए ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। तो लवारिस इलाज ऐसे पदार्थ उसको व्यवस्थित करने के लिए जगह नहीं है और न उसका सामान है, मशीन नहीं। उसके लिए है कि हमारे पास जो पोस्टमार्टम रूम है उसमें रखते थे, लेकिन उससे पहले भी हमने कहा ये कमरे का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को अच्छा रहे, लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरा, डीप फ्रीजर की व्यवस्था करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया और इस कराया। सर, बगल में शिशु अस्पताल बन रहा है, उसको कब तक चालू होने की रेडी रहो? और शिशु और अस्पताल जो हमारा है, अभी जो हम लोगों ने मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया है, उसी में हमने कहा शिशु को अलग से रखिए क्योंकि माँ और बच्चे दोनों साथ ही रहते हैं। उसी में मैंने निर्देश दिया है कि नई बिल्डिंग में ही रखेंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि वहाँ सुविधाएँ भी पहले से मौजूद हैं और उसको हम लोग दुरुस्त भी कर रहे हैं। सर, सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण ज़्यादातर एक्सीडेंटल पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको भागलपुर रेफ़र कर दिया जाता है। उसके लिए लगभग एक्सीडेंटल पेशेंट रेफ़र ही होते हैं और वहाँ रास्ते में जाम के कारण मृत्यु हो जाती है। सर, नहीं, जाम से तो मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि अभी पुल पे जाम की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन हाँ, लेकिन ये आपका सही है मुद्दा कि सीटी स्कैन लग जाए तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। मैं बात करता हूँ इसके लिए शीघ्र और हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ ब्लड बैंक स्टोरेज है, उसका चालू नहीं हो पाया, बहुत दिन से यहाँ रखा हुआ है, मशीन रखा हुआ है सर, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया ब्लड बैंक को लेकर। सर, तो उसको मैं क्वेरी करता हूँ और हम प्रयास करते हैं इसको 10 दिनों के अंदर में स्टार्ट। और क्या खास निर्देश दिया गया सर विभाग को, स्वास्थ्य विभाग पदाधिकारी को? यहाँ के पेशेंट की सुविधाओं को मैंने बढ़ाने का निर्देश दिया है। दूसरा, आयुष्मान कार्ड के काफ़ी लाभार्थी हैं जिनको कि हम प्रॉपर्ली क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उसके संबंध में मैंने कहा है। तीसरा, पोस्टमार्टम हाउस के बगल में एक अलग कमरे का भी मैंने निर्देश दिया है। चौथा कि यहाँ जो दवाइयाँ हैं, यदि कोई दवाइयाँ घट रही हैं तो उसके लिए भी टाइमली इंडेंट करने का निर्देश दिया। भागलपुर जिला में विधानसभा चुनाव को देखते हुए AIMIM के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक काम करने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद इस्माइल ने की। मौके पर जिला अध्यक्ष हाजी शाहीन, युवा महासचिव जौहर शाहिद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से मुद्दा यही था, नाथनगर विधानसभा चुनाव में हमें पूरे दमखम से उतरना है और यहाँ जीत हासिल करनी है। तो हम जनता के बीच जाएं और अपनी बातों को रखें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या दिशा निर्देश है और वे दबे कुचले दलित और पिछड़ों के लिए और जो भी समाज में वंचित समाज है
जिसे आज की सरकार और आज के नेतागण जो जिसके हक को मार रहे हैं, उसके लिए हम क्या मेहनत करते हैं, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि हम जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रखेंगे। और आज का ये जोश खरोश और हमारे तमाम लीडरान और कार्यकर्ताओं का जो उमंग है वो देख के ये हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और नाथनगर विधानसभा की जनता MIM को अपना आशीर्वाद और दुआ और प्यार देगी और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। CMI पार्टी के द्वारा जो किस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा में? अभी हमारे जो आमौर विधानसभा के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें सीधा निर्देश दिया है कि आप पूरे जिले में अपनी संगठन को मजबूत करें और उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कहां चुनाव लड़ेंगे। वैसे फिलहाल नाथनगर, भागलपुर टाउन और कहलगांव, ये 3 सीट पर चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। मैं मोहम्मद इस्माइल, AIMIM संगठन प्रभारी भागलपुर। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हम तक पहुंच करके ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था भागलपुर में, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां तक आकर के इन सभाओं को कवरेज किया है और लोगों तक मैसेज, तो मैं लोगों तक मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि आज नाथनगर विधानसभा, खास करके भागलपुर विधानसभा 2025 का जो इलेक्शन महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर जो आने वाला है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ता मीटिंग बुलाया गया है कि हम लोगों को विधानसभा किस तरीके से लड़ना है और किस तरीके से इसको कामयाब करना है। अपना परिचय देंगे। मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हाजी शाहीन। भागलपुर जिला के शिवनारायणपुर में मथुरापुर पंचायत में अमन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर वनांचल एक्सप्रेस, दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस के ठहराव के लिए रणनीति बनाई गई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।